नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक है कैपिटल बस्टिंग। आज हम इस क्लास में कैपिटल बस्टिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या कैपिटल बस्टिंग होती है। ये क्लास आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, लाइक बीकॉम में हो, बीबीए में हो, या जहाँ भी आपके ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट चलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, वहाँ भी आपके लिए फ़ायदेमंद है क्लास। तो आज के इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैपिटल बजटिंग क्या होती है, फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टाइप्स क्या है, कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस क्या है, टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत पड़ती है, और कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या है, या यूँ कहे कॉस्ट कैश फ्लो ऑफ ए प्रपोजल क्या है। इन सारे टॉपिक्स को हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो कर लेते हैं शुरुआत। बने रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ। एक्सपेंसेस, देखो एक्सपेंसेस का मतलब होता है जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंसेज होते हैं, उन्हें हम एक्सपेंसेज कहते हैं। और इनको हम टू टाइप्स में क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। एक वो एक्सपेंसेज जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं और एक वो एक्सपेंसेज जो कैपिटल नेचर के होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेज में हम यहाँ पे लेते हैं जो डेली रूटीन के काम होते हैं, डेली रूटीन के काम होते हैं, या यूँ कहे जो वन फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेज होते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेज कहते हैं। और जो मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर के होते हैं, मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर यानी जो लॉन्ग टर्म के एक्सपेंसेज होते हैं, उनको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहते हैं। तो जो रेवेन्यू होते हैं, द बेनिफिट्स ऑफ विच आर रिसीव्ड बाय द इंस्टीट्यूशन विद इन पीरियड ऑफ अबाउट 1 ईयर, यानी एक साल में जिन एक्सपेंसेस का हमें रिटर्न मिल जाता है या बेनिफिट मिल जाता है, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। इनको हम या इन एक्सपेंसेस को हम मैनेज करते हैं। कौन से चैप्टर इसके लिए हम पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, या यूँ कहे ये वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होते हैं। तो इन एक्सपेंसेस को मैनेज आउट करने के लिए हम वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करते हैं। वहीं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो द बेनिफिट्स ऑफ विच आर रिसीव्ड बाय द इंस्टीट्यूशन मेनी ईयर्स, यानी कई सालों तक, यानी लॉन्ग टर्म तक हमें जिनका बेनिफिट मिलता है, उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इनके लिए हम कैपिटल बजटिंग करते हैं, या दूसरा हम इनको क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लो आप स्टॉक खरीद रहे हो, जो सेल करने के लिए है वो स्टॉक हम परचेज कर रहे हैं, तो ये हो गया एक रेवेन्यू एक्सपेंसेज। वहीं अगर हम प्लांट बना रहे हैं, प्लांट परचेज कर रहे हैं, बड़ी मशीन परचेज कर रहे हैं, या बिल्डिंग हम बनाने की सोच रहे हैं, तो ये कौन से हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। आई होप दोनों एक्सपेंसेज को आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे मैं इनको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैपिटल बजटिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये लंबे टाइम के लिए मिलने बेनिफिट देने वाले एक्सपेंसेज होते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब क्या होती है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लो हमें क्या लेने होते हैं, प्रोजेक्ट, यानी हमें क्योंकि बड़ी मात्रा में हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो हमें उन प्रोजेक्ट का क्या करना, इवेल्युएशन करना कि उनमें पोटेंशियल तो है, उनमें प्रॉफिटेबिलिटी तो है। क्योंकि हम उनमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो हमें किसकी नीड है, हम किसकी होप में करेंगे कि हमें इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारे पास ऑप्शन भी कई सारे होते हैं, तो इन ऑप्शन का इवैल्यूएशन करना कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, फिर उसका क्या करना, सिलेक्शन करना, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है उसका हमें सिलेक्शन करना होगा। जिसको हमने सेलेक्ट किया है फिर उसका क्या करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, उसमें इन्वेस्टमेंट बड़े ही इफेक्टिवली तरीके से एग्जीक्यूट करना, और फिर उसका क्या करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको ट्रैक करना कि हम उसकी क्या परफॉर्मेंस है। इन सब को, या यूँ कहे ये सारी चीज़ें या ये प्रोसेस क्या होती है, कैपिटल बजटिंग कही जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कैपिटल बजटिंग इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के डिसीजन को ही क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग कहते हैं। कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग, सिलेक्टिंग एंड फॉलोइंग कैपिटल ऑप्शंस, यानी कि इवेल्युएशन करना, सेलेक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, ये सारी प्रोसेस ही क्या कही जाती है, कैपिटल बजटिंग कही जाती है। अदर नेम की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैपिटल बजटिंग इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर
प्लानिंग। तो कई सारे इसके अदर नेम्स हैं। तो यूजीसी नेट जैसी एग्जाम अगर आप देख रहे हो, कहीं पीएचडी का एंट्रेंस आप देख रहे हो, प्रोफेसर की एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे रहे हो, तो ये क्लासेस उसी मोड में हम लेके आए हैं कि कंपटीशन और यूनिवर्सिटी दोनों एग्जाम में ये फायदेमंद हो। अब बात करते हैं क्या विशेषताएं होती है कैपिटल बस्टिंग के फीचर्स क्या है। पहली बात, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि हमने अभी कहा कैपिटल बस्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात के रिगार्डिंग होता है और उनका जो इफेक्ट होगा वो हमारे इंस्टीट्यूट पर क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म तक रहेगा। रिलेटेड टू रिस्क, अब क्योंकि रिस्क से रिलेटेड होते हैं, लॉन्ग रन में तो पूरा ट्रेंड ही चेंज हो जाता है मार्केट का, मार्केट में फैशन चेंज हो जाती है, मार्केट का सीनेरियो चेंज हो जाता है, तो एक रिस्क इनके साथ अलाइड होती है। वाइड साइज ऑफ फंड्स या यूँ कहे लार्ज साइज ऑफ फंड्स, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट की बड़ी लार्ज अमाउंट की नीड पड़ती है। इरिवर्सेबल डिसीजंस, ये बहुत ही इसका एक कोर हम पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि डिसीजन एक बार लेने के बाद हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें बड़ी बिल्डिंग चलानी है या बिल्डिंग बनानी है तो हम ये नहीं कह सकते आधी बन गई तोड़ दो रे यार कोई दूसरी बना लेते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता। इसलिए हमें पहले ही सारी चीज़ें करनी पड़ती है, पहले ही पूरी तरीके से उनको प्लान करना पड़ता है। मोस्ट डिफ़िकल्ट डिसीजन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स को क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके एक प्रॉपर डिसीजन हमें लिया जा सकता है। तो एक बहुत टिपिकल या डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिटिव पावर ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूट की कॉम्पिटिटिव पावर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। यानी ये पावर को बढ़ा भी सकता है, तो आपको मार्केट से बाहर भी बैठा सकता है। तो अपनी कॉम्पिटिटिव पावर को बहुत ज़्यादा ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। साथ ही में जो कॉस्ट का स्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूट का, उसको भी ये इफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होगा। तो लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होगा तो सारा का सारा कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गड़बड़ा भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट आएगा। तो ये इसके क्या है, फीचर्स है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग, यानी हम कैपिटल बस्टिंग क्यों करते हैं, क्यों नीड है हमें कैपिटल बस्टिंग की, या क्यों करना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला है इंक्रीज द स्टेट ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को बढ़ाना, उनकी वेल्थ को बढ़ाना। और वेल्थ कब बढ़ेगी, जब हम प्रॉपर सूटेबल डिसीजन लेंगे। सूटेबल कैपिटल बजटिंग की हम एक अच्छे से साइंटिफिक प्रोग्रेस करके एनालिसिस करके हम डिसीजन लेंगे, तो हमारे जो मार्केट में शेयर है उन शेयर की प्राइस क्या होगी, उनमें इजाफा होगा और उससे शेयर होल्डर को इस स्टेट में बेनिफिट होगा या उनकी स्टेट बढ़ेगी, उनको टाइम पे अच्छा खासा उनको हम डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये एक तो फ़ायदा हो गया। सेकंड, इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जितने भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ABCDE काइंड ऑफ के, इन सब में से हमें इवैल्यूएशन करने का क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा। और इवैल्यूएशन करेंगे तो हमें कैपिटल बजटिंग करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए कौन सा प्रपोज जो सुटेबल ऑप्शन है उसको सिलेक्ट आउट करने के लिए। फिर है डिटरमाइनिंग दी प्रायोरिटीज, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, इंस्टीट्यूशन की प्रायोरिटी क्या है, उस प्रायोरिटी को क्या करना, डिटरमाइन करना और उसी के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करना। फिर है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल कब होगी, जब हम ये देखेंगे कि किस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आती है और उस प्रोजेक्ट से हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हम क्या करेंगे, कॉस्ट का कंट्रोल करेंगे। फिर है कंट्रोल ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कोई फालतू में या बेफिजूल अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसको हम मिनिमाइज करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे फंड्स का प्रॉपर अलॉटमेंट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर अलॉटमेंट करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल होगा। फिर है फाइनेंस फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी जिस भी हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें किसका जुगाड़ करना पड़ेगा, फाइनेंस का जुगाड़ करना पड़ेगा। और फाइनेंस का जुगाड़ करेंगे उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। फिर है एनालिसिस ऑफ पास्ट डिसीजन, प्रीवियस ईयर्स में हमने क्या डिसीजन लिए हैं, हमसे क्या मिस्टेक हुई है, हमने कहाँ कहाँ पे मात खाए हैं, या क्या मार्केट की सीनेरियो थे, क्या मार्केट के ट्रेंड थे और हमने क्या नहीं कर पाए, उन सारे जो एक्सपीरियंस है उनको हम काम में लेंगे। तो पास्ट डिसीजन का एनालिसिस करके हम फ्यूचर के लिए अच्छी फोरकास्टिंग करेंगे। फिर है एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इंस्टीट्यूट के पास खुद की कितनी फिक्स्ड असेट्स है, क्योंकि फिक्स असेट्स के साथ ही या यूँ कहें हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल है उनके साथ ही अलाइड होके हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको हम
अचीव करते हैं तो हमें उनका भी एनालिसिस करना पड़ेगा। और है कि हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कितने होने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कितने होने चाहिए, डिबेंचर कितने होने चाहिए, हमें रिटेन्ड अर्निंग कितनी रखनी चाहिए। तो इन सब का हमें प्रॉपर रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा। ये क्या होगा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या करना, प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कैपिटल बस्टिंग हम करते हैं। आई होप आप कैपिटल बस्टिंग के ऑब्जेक्टिव से वाकिफ हो गए होंगे। अब बात करते हैं वो सारे फैक्टर्स जो हमारे कैपिटल बस्टिंग के डिसीजंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से डिसीजन है। पहला है टेक्नोलॉजी चेंज, यानी हम बात कर रहे हैं आज की। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ जियो की, तो जियो जब लॉन्च हो रहा था 2015 के आसपास, तब मार्केट में 5G जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मार्केट में अनलिमिटेड डेटा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में यहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया और इन्वेस्टमेंट करके पूरे मार्केट का सिनेरियो चेंज करके फ्री में कई लंबे टाइम तक डेटा यूज करवाने के बाद उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करवाया और आज मार्केट का किंग बन गया। तो ये टेक्नोलॉजी चेंज एक तो होता है इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी चेंज कर दे, एक होता है कि आप जब मार्केट में उतरे तब टेक्नोलॉजी कुछ और थी और जब आपका मार्केट चलना था तब टेक्नोलॉजी रैपिडली क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये जो टेक्नोलॉजी वाला जो फैक्टर है, जो टेक्निकल फैक्टर है, ये कैपिटल बस्टिंग के डिसीजन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। सेकंड, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्या आपकी जो स्ट्रेटेजी है आपके बनाते ही आउट हो गई हो या उससे भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी कोई और लेके बैठा है तो वह आपको आउट कर देगा। तो हमारी जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी स्ट्रेटेजी भी हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट करती है। फिर है डिमांड फोरकास्टिंग, आपकी डिमांड फोरकास्टिंग कितनी एक्यूरेट है। अगर आपकी डिमांड फोरकास्टिंग एक्यूरेट नहीं होगी तो कैपिटल बस्टिंग के जो डिसीजन है वो फेल हो जाएंगे, हमारी पूरी गणित दरी की दरी रह जाएगी। फिर है टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का किस टाइप का मैनेजमेंट है, क्या आपका मैनेजमेंट ओपन है, ओपन मतलब एकदम फ्री हैंड काम करने वाला है, या मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग की ओर है, या मैनेजमेंट में कुछ और चल रहा है। तो मैनेजमेंट का टाइप भी आपके डिसीजन को क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। फिर है देश की फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी है कि टैक्सेशन के स्लैब्स क्या है, पब्लिक लोन का क्या सीन चल रहा है, इन्फ्लेशन कैसा है। तो ये सारी चीज़ें यानी जो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है वो भी कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल डिसीजन को क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है। फिर है केस फ्लोज, यानी आपका एक फाइनेंशियल ईयर में कितने केस का इनफ्लो हो पा रहा है और आपके आउटफ्लो क्या कह रहे हैं। तो आपका इनफ्लो और आउटफ्लो डिसाइड करेगा कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए या आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वह भी कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट डालेगा। फिर है रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, जिनसे आपने मार्केट से फंड उठाया है वो इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं। तो इनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है और उनकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, वो एक्सपेक्टेशन भी हमारे कैपिटल डिसीजन को इम्पैक्ट डालती है। फिर है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आते हैं जैसे काम करने वालों वाले कि क्या ऑनेस्ट, कितने ऑनेस्ट है, कितने वो हार्ड वर्किंग है, कितने स्मार्ट वर्किंग है, कितना वो मार्केट का नॉलेज रखने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं वो सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हैं। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जो हमारे कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस को क्या करते हैं, इफेक्टिव या अफेक्ट करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये वो एसेंशियल है जो कैपिटल बजटिंग के टाइम ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के टाइप्स की, क्योंकि हमारे पास जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं हमारे सामने कि जैसे मान लो हमें 10 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, तो 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने हैं तो हम यहाँ कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरीके के 5 ऑप्शन है, तो हम इन सब का एनालिसिस करके इनमें से मोस्ट सूटेबल जो ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसको हम मॉनिटर करके उसको काम में लेंगे। तो सूटेबल करना है, 10 करोड़ हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ऑप्शन हमारे पास ये है। तो अगर एक गलत डिसीजन हमारी इंस्टीट्यूशन की बैंड बजा सकता है, एक अच्छा डिसीजन हमें मार्केट का किंग बना सकता है। तो बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है कैपिटल बजटिंग को प्रॉपर करने की। तो प्रोजेक्ट के क्या टाइप्स होते हैं, प्रोजेक्ट 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, यानी जिनसे हमें लाभ कमाना है। एक होते हैं सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, जो हम
सर्विस डिलीवर करने के लिए या फिर हमारा वेलफेयर का मोटिव होता है कि हमें लोगों की सेवा करनी है, उस तरीके के प्रोजेक्ट। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट हो सकता है कोई, या पहले से आपका कोई प्रोजेक्ट है उसका एक्सपेंशन हो सकता है, उसका विस्तार हो सकता है, यानी आप इसको और एट बड़े लेवल पे आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो। मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, यानी आपका जो प्रोजेक्ट था वो कोई बैकडेटेड या यूं कहे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा था, उसमें आप मॉडर्न इक्विपमेंट लगा के उसका मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। आपका कोई रिप्लेसमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है, यानी कि पुराना माल आप निकाल रहे हो, पुरानी टेक्नोलॉजी को आप छोड़ रहे हो या फिर रिप्लेस कर रहे हो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, तो रिप्लेसमेंट हो सकता है। और ये एक होता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी आप कई सारी चीज़ों को एक जगह लाके बैठे हो, वो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। तो ये सारे प्रोजेक्ट होते हैं। अगर मैं बात करूँ सर्विस ओरिएंटेड की, तो सर्विस ओरिएंटेड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो सकते हैं, वेलफेयर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और प्रेस्टीज प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जो अपने इंस्टीट्यूट की प्रेस्टीज को बढ़ाते हैं, अपने इंस्टीट्यूट के एजुकेशनल वेंचर बनते हैं, अपने इंस्टीट्यूट कहीं वेलफेयर के प्रोजेक्ट लगाते हैं, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो लोगों से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑर्फनेज से रिलेटेड हो सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड हो सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हमारे हो सकते हैं। तो दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए हमें कैपिटल बजटिंग की नीड पड़ती है। अब बात करते हैं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के क्या एलिमेंट्स होते हैं, इसमें किन किन बातें होती है। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट का क्या करना, जनरेशन करना, यानी हमें आइडेंटिफाई तो करना चाहिए ना कि हमारे लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। मार्केट में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, लेकिन उनमें से हमारे लिए कौन कौन से हैं, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। उनका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल क्या है, उसको भी आइडेंटिफाई करना होगा। फिर हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं 4 प्रोजेक्ट, उन प्रोजेक्ट का क्या करना, इवैल्यूएशन करना और देखना कि किसकी कितनी फिजिबिलिटी है, कौन कितना प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो हमने इनका इवैल्यूएशन किया, उसके बाद उनमें से क्या करना, इसकी स्क्रीनिंग करना और एक फाइनल को क्या करना, सिलेक्ट करना, यानी छटनी करके जो हमारे लिए मोस्ट सुटेबल है उस प्रोजेक्ट को क्या करना, छांटना और उसमें क्या करना, फिर इन्वेस्टमेंट करना। फिर है कैपिटल बजटिंग एंड प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन। जो हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है उसके लिए कैपिटल बजटिंग करना और उसमें प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, प्रोडक्ट एग्जीक्यूट करना, रिसोर्सेज उनका एलोकेशन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस का क्या करना, रिव्यू करना और टाइम टू टाइम उसके फॉलोअप लेते रहना। इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट आउटकम्स एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, यानी उस प्रोजेक्ट से क्या आउटकम्स आ रहे हैं और क्या हमें कोई एडजस्टमेंट की नीड है, तो वो सारे करना और फॉलोअप लेना। तो ये प्रोसेस है किसकी, कैपिटल बजटिंग की, यानी प्रोजेक्ट जनरेट करना, फिर उनके इवैल्यूएशन करना, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना, जिसको सिलेक्ट किया उसको इम्प्लीमेंट करना और फिर उसका फॉलोअप लेना और उसके परफॉर्मेंस का रिव्यू करना। बढ़ते हैं आगे। कैपिटल बजटिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड रहती है। सबसे पहले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी उससे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम किसकी होप में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें उसमें से कितना रिटर्न मिलने वाला है, हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल है, इस इंफॉर्मेशन की नीड पड़ती है। इंटेंजिबल फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर है जो दिख तो नहीं रहे लेकिन हमें क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे, तो इंटेंजिबल फैक्टर्स को देखना। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, यानी कि आउट ऑफ फैशन होने की रिस्क रहेगी, आउट ऑफ फैशन हो सकता है, उसकी भी क्या रहती है, रिस्क होगी, उसको भी एनालाइज करना। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दी प्रोजेक्ट, वो जो प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम तक चल सकता है, वो 5 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, उसकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में आइडिया लगना। फिर है कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रपोजल, यानी उसकी क्या कॉस्ट आएगी और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट और बेनिफिट का डिफरेंस ही क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कैपिटल बजटिंग के टाइम हमें क्या होती है, रिक्वायर्ड रहती है। अब बात करते हैं एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स या फिर केस फ्लो ऑफ ए प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब होता है प्रोजेक्ट, उसके क्या केस फ्लोज है, केस फ्लोज कितने टाइप के होते हैं वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। प्रपोजल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर मेजर्ड इन केस फ्लोज इन द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, यानी जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है उनमें हम कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को उसके केस फ्लो से ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं। यानी कि एक होगा हमारे पास केस आउट फ्लो, यानी इसमें हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, एक होगा कैश इन फ्लो, यानी कितना पैसा हमें रिटर्न को मिला।
तो इन इनफ्लो और आउटफ्लो से ही हम क्या करते हैं, कैपिटल डिसीजन को मेजर आउट करते हैं। कैश फ्लो रेफर्स दी कैश रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, यानी कैश का रेवेन्यू क्या होगा और एक्सपेंसेस क्या होंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कैश फ्लो। 3 तरीके के होते हैं जनरली, कैश आउटफ्लोज यानी उसमें किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट, नेट एनुअल कैश इनफ्लोज यानी हर साल मिलने वाला कैश इनफ्लो यानी कितना कैश आएगा, और टर्मिनल कैश इनफ्लोज यानी कि जब ये प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा या इसकी इकोनॉमिक लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तब इसका जो स्क्रैप वगैरह है या यूँ कहे उस टाइम लास्ट में इसको पूरे को हम जब सेटल डाउन कर रहे होंगे तब हमारे पास कितना इनफ्लो और आएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं कैश फ्लो फॉर ए प्रपोजल। अब बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कैश आउटफ्लो, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इन द केस ऑफ न्यू और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मीन्स द टोटल कैश आउटफ्लो एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी जब आप कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हो या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर रहे हो तो शुरुआत में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है यानी आपके यहाँ से कैश जाता है वो सारा उसका क्या कहा जाएगा, कैश आउटफ्लो कहा जाएगा। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स यानी नई एसेट्स आपने खरीदी है तो उनकी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है यानी उसके लिए आपने कौन सी चीज़ों को सिक्रीफाइस किया है वो, फिर है एडिशनल वर्किंग कैपिटल यानी उनके लिए आपको एडिशनल कितनी वर्किंग कैपिटल की और नीड पड़ रही है, ये सारे क्या होंगे, कैश आउटफ्लोज होंगे या इनिशियल इन्वेस्टमेंट होंगे। इन द केस ऑफ असेट्स रिप्लेसमेंट, यदि आप कोई के असेट्स का रिप्लेसमेंट कर रहे हो तब हमारे पास कैश इनफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ए न्यू असेट्स, नई असेट्स की कॉस्ट कितनी है प्लस उसको इंस्टॉल करने की सेटअप कॉस्ट क्या है माइनस उसको मार्केट में सेल आउट करने एज ए स्क्रैप सेल आउट करोगे तो उससे हमें कितना फंड मिलेगा, ये सारे का एडजस्टमेंट क्या होगा हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पुरानी मशीन है वह अभी कितने की बिक सकती है मार्केट में, 50,000 की, आप नई मशीन ला रहे हो कितने की, 1 लाख की, उसको लगाने के खर्चे कितने आएंगे, 10,000, और पुराने वाले को कितने में बेच रहे हो, 50,000 में, तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1 लाख प्लस 10,000 आपकी नई कॉस्ट होगी, ठीक है, 50,000 में वो बिक जाएगी तो आपके लिए कितना हो गया यहाँ पे 60,000 आपकी क्या होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी इन दी एसेट्स रिप्लेसमेंट कैश। इसको इस तरीके से कंप्यूट करते हैं, परचेज प्राइस ऑफ दी एसेट्स इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस सारे लग के, इसको ऐड करने के लिए इंश्योरेंस हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ, कोई वर्किंग कैपिटल ऐड हुई तो वो सारे इसमें ऐड हो जाएंगे, और अगर आपने कोई स्क्रैप है यानी कि आप पुरानी मशीन बेच रहे हो तो वह इसमें लेस हो जाएगा और आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाएगा। अब बात करते हैं नेट कैश इनफ्लो। अब रिटर्न की बात करते हैं, हर साल हमारे पास क्या इनिशियल कैश इनफ्लो आएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट यानी EBIT, इसमें से टैक्स माइनस कर दिया वापस, और वापस हमने क्या ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों, कैश इनफ्लो होता है। हम इस ही कैश इनफ्लोज के बेस पे ही सारे क्रेडिट जो कैपिटल डिसीजन है वो लिया करते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेल्स प्लस एक्सपेंसेज माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये सारी चीज़ें यही है। अभी हम एक चार्ट से इसको समझ लेते हैं, यानी कंपनी को जो शुरुआत में रेवेन्यू होता है उसको हमने बोल दिया रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल इसमें से सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन यानी कि फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है वो क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और जो हमारे पास ये बचा अमाउंट वो उसको बोलेंगे हम इनकम बिफोर टैक्स, सॉरी इनकम बिफोर टैक्स, इनकम बिफोर टैक्स। अब उससे पहले हमें किसको देना होगा, सरकार को इनकम टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स देने के बाद जो अमाउंट बची हमारे पास उसको बोलेंगे इनकम आफ्टर टैक्स। इसमें हम वापस क्या ऐड कर देंगे दोस्तों, डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास जो बचेगा अमाउंट उसको हम क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो। सीधी सी बात है, टैक्स घटाने के बाद और डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, सॉरी इंटरेस्ट घटाने के बाद टैक्स वापस माइनस, सॉरी टैक्स और इंटरेस्ट पे करने के बाद डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा। पूरी कैपिटल बजटिंग में सिर्फ ARR ऐसा मेथड है जो इसको यूज नहीं करेगा, बाकी सारे मेथड ही कैश इनफ्लो को ही यूज करेंगे, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। अब बात करते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लोज। टर्मिनल कैश इनफ्लोज होता है द कैश इनफ्लोज फॉर द लास्ट ईयर ऑफ द असेट्स यूज
पीरियड इंक्लूड द एनुअल कैश इनफ्लोज एज वेल एज फॉलोइंग कैश फ्लोज, यानी कि जब प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब उससे मिलने वाला अमाउंट क्या होगा, टर्मिनल कैश इनफ्लो। दैट मीन्स स्क्रैप या सेल्वेज वैल्यू, यानी जो उसका भंगार में बिकेगा या स्क्रैप के रूप में बिकेगा वो टर्मिनल कैश इनफ्लो, प्लस उसको ओवर करने पे हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी रिलीज हुई वो भी हमारा टर्मिनल कैश इनफ्लो में है। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लांट है, यहाँ पे ये प्लांट चल रहा था, अब ये प्लांट क्या हो चुका है, ओवर हो गया है, हमने इसको स्क्रैप में बेच दिया। तो यहाँ से देखो इस प्लांट की रखवाली करने के लिए हमने एक गार्ड रखा था, तो गार्ड की हम क्या देते थे, सैलरी देते थे। तो एक तो इस प्लांट को हमने बेचा तो स्क्रैप के रूप में हमें जो भी मान लो 5 लाख रुपए मिले तो वो हो गए, प्लस इस गार्ड को हम मंथली 10,000 देते थे, तो हमारा एनुअली 1,20,000 रुपये ये बचने लग गया। तो 1,20,000 रुपये हमारी वर्किंग कैपिटल फ्री हो गई। तो इन दोनों का ये जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनल कैश इनफ्लो हो जाएगा। आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। ये थी हमारी कैपिटल बस्टिंग की इंट्रोडक्शन की क्लास। आगे हम बात करेंगे कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स की, जिसमें हम पे बैक पीरियड मेथड, ARR मेथड, NPV मेथड, IRR मेथड, सारे मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल बस्टिंग की हम एक सीरीज लेकर यहाँ पे आए हैं आपके सामने। तो ये हमारी थ्योरेटिकल क्लास थी, आगे हमारी न्यूमेरिकल क्लास होगी। हाँ, ये क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, सब में फ़ायदेमंद है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है दोस्तों लाइक ज़रूर करें, अपने साथ वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि आप हर एक अपडेट के साथ या नोटिफिकेशन के साथ आप अपडेट रहे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ। जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।